नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ अपने सफ़े आखिर पर या फिर अंदरूनी सफ़ात में से किसी एक सफ़े पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शाये करता है ताकि आवाम को सहूलत हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना व फसाद के ज़माने में जो शख्स मेरी सुन्नत पर मजबूती से कायम रहेगा उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हम खबरों की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के मसले को लेकर अमेरिका ने एक बेचैनी पैदा कर दी है। अमेरिका ईरान पर मुसलसल हमले करता जा रहा है और ईरान जवाब में, चाहे वो उर्दून की बात हो या फिर कुवैत की बात हो या बहरीन हो, वहाँ पर अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बना रहा है। और ईरान का ये भी कहना है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक है वो अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बर्खास्त कर दे। और आपको बता दूँ कि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है कि ईरान को धमकियों पर धमकियाँ दिए जा रहे हैं। एक तरफ बातचीत का सिलसिला जारी है, मुज़ाकरात भी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब ईरान का बहुत बुरा होने वाला है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नेतन्याहू जो अमन का दुश्मन है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं जिसे गज़ा का खसाई कहा जा रहा है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि उसके बारे में ये भी आम बात हो गई है कि उसने सबसे बड़ी कामयाबी के साथ हमारे जो अमरीकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया है और बेवकूफ़ बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो बहरहाल आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान यानी जो बातचीत है उसको वो कामयाब हो जाएगी, लेकिन इसराइल ने जिस तरह अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की साजिशें रची हैं उसमें वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। आप ये भी देखेंगे कि लेबनान पर किस तरह उसने हमले किए, ख़ुद फ़लस्तीन पर उसने बेशुमार हमले किए जिसके नतीजे में कई फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, कई लेबनानी जाँ बहक हुए हैं। हालांकि आपने देखा कि जंगबंदी का फ़लस्तीन में तो ख़ास तौर पर ऐलान किया गया था, लेकिन जंगबंदी पर अमल करने में इसराइल नाकाम रहा है। इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और गज़ा यानी हमास के दरमियान लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ, जंग का सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद आज की तारीख़ तक देखें, जंग बंदी के बावजूद भी इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उनकी तादाद 88,000 से ज़ायद हो जाती है, जबकि 2 लाख से लेकर 4 लाख तक फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 50% मुस्तकिल तौर पर माजूर हो गए हैं। और जहाँ तक फ़लस्तीनी शोहदा का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। तो इस सिलसिले में आपको ये बताना ज़रूरी है कि उनमें यानी शोहदा में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ट्रंप जो बार बार नेतन्याहू के हाथों बेवकूफ़ बन चुके हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आज सारी दुनिया इसराइल और नेतन्याहू से नफ़रत कर रही है, नेतन्याहू और इसराइल अलग थलग होकर रह गए हैं। और ये भी उन्होंने कहा और ये भी कहा है कि नेतन्याहू जिस तरह की हरकतें कर रहा है, अगर वो इस तरह की हरकतें करता रहेगा और उनकी बात नहीं मानेगा तो वो जेल जाएगा। उसके जो अमेरिका में असासजात है वो मुंजमद कर दिए जाएंगे और उसके बेटे को यानी नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आप देखिए कि फिर एक मरतबा ऐसा लगता है कि अमेरिका इसराइल के साथ हो गया है और इसराइल के साथ मिलकर ईरान को निशाना बना रहा है। लेकिन ये जो बात है, ये जो जंग है वो मशरिक़ वस्ता के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने देखा कि अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है ख़ुद इसराइल और अमेरिका का, उसके बावजूद मशरिक़ वस्ता के ममालिक का भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसके लिए इसराइल ज़िम्मेदार है, इसके लिए अमेरिका ज़िम्मेदार है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि ईरान यही चाहता है कि किसी न किसी तरह मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फ़िज़ाई अड्डों को निकाल दिया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो उसमें अमेरिका को भी कूद पड़ा है, अमेरिका भी बेवकूफ़ी की वजह से। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कि उनका जो लबो लहजा है वो ही सब कुछ बता देता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह जो है अमेरिका
اس جنگ سے بچنا چاہتا تھا لیکن اب بچ نہیں پا رہا ہے، اور خود یعنی اسرائیل کی مکاری کی وجہ سے امریکہ کو پھر دوبارہ ایران کے خلاف جنگ میں کود پڑا ہے امریکہ۔ تو بہرحال یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، خطرناک رجحان ہے، اور عالمی سطح پر اس کے بہت خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا کہ یعنی بحر عمان کے جو ہے، عمان کے پاس آپ نے دیکھا کہ کس طرح ساحل عمان پر تیل لانے والے ایک جہاز پر امریکی فضائیہ نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 ہندوستانی ملاح جو ہوتے ہیں، سیلرز جو ہوتے ہیں، وہ مارے گئے ہیں اور 1 لاپتہ بتایا گیا ہے۔ ہندوستانی حکومت نے امریکی ناظم الامور کو طلب کیا اور انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی مائی فرینڈ کہتے نہیں تھکتے، اور دوسری طرف ہمارے جو ہندوستانی ملاح ہے انہیں امریکی جو فورسز ہے وہ قتل کر دیتی ہیں۔ تو یہ کہاں کی دوستی بھی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان کے ساتھ امریکہ اچھا سلوک کر رہا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ امریکہ ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہندوستان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ہاں، ایک فون کرتے ہیں ٹرمپ تو ہمارے وزیر اعظم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس قدر خوش ہو جاتے ہیں جیسے انہیں ساری دنیا مل گئی ہو اور دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ خالی ٹرمپ کے بات کرنے سے، ٹرمپ کے دوست کہنے سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان پورے اس کے فائدہ اٹھا رہا ہے اور مالی فائدے بھی اٹھا رہا ہے، اور اپنے آپ کو پاکستان ایک عالمی ثالث کے طور پر پیش کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جبکہ ہمارے وزیر اعظم اگر ٹرمپ 1 منٹ کے لیے بھی فون کرتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور گودی میڈیا تو اس 1 منٹ کی بات چیت پر بھی چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرمپ جو امریکہ ہندوستان کے دوست ہے، اپنے دوست نریندر مودی کو انہوں نے فون کیا ہے، فلاں کیا ہے، بات کی ہے، اور ہندوستان کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ جبکہ لنچ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ٹرمپ عاصم منیر کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی کو تو مدعو بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران کا سوال ہے، ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ 2 یا 3 دن میں ہو جائے گا۔ 2 دن پہلے ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ امریکی فوج کے اپیچی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کے بعد ایران کی جانب سے امریکہ بھی میدان میں کود پڑا ہے اور مسلسل ایران کو حملوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران جوابی حملے کر رہا ہے، اسرائیل پر بھی حملے کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جو امریکی ٹھکانے ہیں ان پر بھی یہ مسلسل حملے کرتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تو خبریں ہیں، اس خبر کو ہم پھر بعد میں بھی آپ کو سمجھائیں گے، اس خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن حیدرآباد آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حیدرآباد فرخندہ بنیاد، ہندوستان کا تاریخی شہر ہے حیدرآباد، اور ہندوستان کا نہیں بلکہ دنیا کے تاریخی شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا گولکنڈہ قلعہ یا چار مینار اور دوسرے جو عمارات ہیں وہ کافی مشہور ہے، اور آثار قدیمہ کی عمارتیں جو بیرونی سیاح ہیں، یعنی ہمارے ہندوستانی سیاح ہو یا بیرون سیاح ہو، انہیں اپنی جانب یعنی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، حیدرآباد کے بارے میں یہ خبر یہ ہے کہ حیدرآباد دنیا کے 30 گرم ترین شہروں میں شامل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 47 دنوں تک حیدرآباد میں جو درجہ حرارت رہا ہے تقریباً 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ 47 دنوں تک 40 ڈگری سیلسیس سے زائد درجہ حرارت کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس نے حیدرآباد میں جو گرمی اس مرتبہ ہوئی ہے اس گرمی نے پچھلے 10 سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی جانب سے ایک اسٹڈی کی گئی، اس اسٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد دنیا کے 30 گرم ترین شہروں میں شامل ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی جانب سے جو اسٹڈی کی گئی اس میں تقریباً 205 عالمی شہروں کا احاطہ کیا گیا ہے، کور کیا گیا، جس میں بتا دوں کہ احمد آباد ہے، ناگپور ہے اور مدورائی کو گرمی کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے، اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ویسے میں ناظرین، اگر گرمی ہوگی تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ویسے بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حیدرآباد میں جو کوئی بھی آتا ہے وہ حیدرآباد میں بس کر رہ جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حالیہ عرصے کے دوران جو مختلف ریاستوں سے حیدرآباد میں آ کر لوگ بس رہے ہیں وہ فرقہ پرستی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور مذہبی جلوس نکال کر بار بار آپ دیکھیں گے کہ تہوار منا کر حیدرآباد کی فضا کو خراب کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو مقامی حیدرآبادی ہیں انہیں بہت زیادہ چوکس ہو جانا چاہیے، اسی طرح جس طرح
कोमटी जो तबका था वो चौकस हो गया था। गो बैक मारवाड़ी तो मुहिम शुरू की थी और ये मुहिम पर इस कदर तेज़ी से पर्दा डाल दी गई, इस मुहिम पर इस कदर तेज़ी से मट्टी डाल दी गई कि ये इस मुहिम का नाम ही नज़र नहीं आता। गो बैक मारवाड़ी कहाँ चली गई मुहिम ये समझ नहीं आता। तो आपको बता दूं कि गो बैक मारवाड़ी की तरह अब ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में जो बैरूनी रियासत के अफराद हैं उनको भी गो बैक करने के लिए मुहिम शुरू की जाने वाली है। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जिस तरह का आप देखेंगे हैदराबाद का ताल्लुक़ है, हैदराबाद में अमन है, हैदराबाद में प्यार और मोहब्बत है, हैदराबाद में इसार है, इसार हैदराबाद में कुर्बानी है और हमदर्दी का और मुरब्बत का मोहब्बत का जिस तरह मुजाहरा हैदराबाद में किया जा सकता है हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं किया जाता। इसके अलावा हैदराबाद में खाने पीने की जो अशिया है वो भी सस्ती हैं, यानी मियार ज़िंदगी बहुत सस्ता है और अच्छा है। और आपको बता दूं कि सबसे अहम बात यहाँ का अमन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, कभी गाय के नाम पर, कभी किसी जानवर के नाम पर, कभी किसी कुत्ते के नाम पर अजीब व गरीब हरकतें करते हैं और अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह राजा सिंह ने यानी बीजेपी का मुअत्तल जो एमएलए है मलऊन, उस मलऊन ने किस तरह मुसलमानों के बारे में जहर अफशानी किया और उसके बाद इस कदर डर गया कि अब उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती, यानी खामोशी इख्तियार किए हुए है और उसे डर है कि पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन हमारी पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। हालांकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। और आपको ये बता दूं कि अगर पुलिस कोई भी आम आदमी अगर इस तरह की बकवास करता तो पुलिस यूं पे गिरफ्तार कर लेती, लेकिन राजा सिंह को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि उस मलऊन ने मुसलमानों के बारे में बहुत ही हद तक आमेज़ यानी ख्यालात का इजहार किया था। अगर उसके जवाब में मुस्लिम नौजवान भी अगर इजहार ख्याल करना शुरू कर देंगे तो फिर कमिश्नर पुलिस क्या करेंगे, ये एक अहम सवाल है। तो कमिश्नर पुलिस को चाहिए और हैदराबाद पुलिस को चाहिए कि उस मलऊन को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। और वैसे भी उस मलऊन के खिलाफ 100 से के ज़ायद मुकदमात हैं और वो भी तमाम मुकदमात आपको बता दूं कि पुलिस ने इंतहाई कमज़ोर मुकदमात बनाए हैं। वो बआसानी ज़मानत मिल जाती है, बआसानी उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस को किसी सियासी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, बल्कि आज़ादाना और शफाफाना तौर पर काम करना चाहिए। और ऐसे मलऊन अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ है SIR से मुतालिक। आपको बता दूं कि तेलंगाना भर में फैमिली मैपिंग का सिलसिला जारी है और इस फैमिली मैपिंग के बावजूद ये कहा जा रहा है कि रियासत तेलंगाना में ज़ायद 88 लाख लोगों या लाख वोटरों के नामों में गलतियां पाई जाती हैं या फिर उनके जो एड्रेस है उसमें गलतियां पाई जाती है। और इस मामले में हैदराबाद सरफहरिस्त है और ख़ास तौर कुतुबुल्लाहपुर में राय दहिंदों को मैप किया गया है, उनमें 78% राय दहिंदों के नामों में और पतों में या दूसरी चीज़ों में गलतियां पाई जाती हैं। तो बहरहाल याद रखिए कि अपने जो दस्तावेज़ात हैं वो पूरे साफ़ सुथरे रखिए, शफाफ तौर पर रखिए, अलग रख लीजिए। और BLO आने वाला है 25 जून से और आप देखेंगे 25 जून से ये मुहिम चलती रहेगी। तो ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा वो आपके घर पर आएगा और यकीन मानिए कि आप इन्यूमरेशन फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो बहुत ही अच्छे अंदाज में करें। और फैमिली मैपिंग तो हो गई है, अगर नहीं हुई तो फिर करवा लीजिए, ये सबसे अच्छी बात है। तो बहरहाल ये SIR के सिलसिले में एक रहनुमाई के लिए जनाब आमिर खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने ख़ास तौर पर रोज़नामा सियासत में सियासत फाउंडेशन के ज़रिए उन्होंने एक सेंटर भी कायम किया है, हेल्प डेस्क कायम किया है ताकि आवाम की रहनुमाई की जा सके। और आपको बता दूं कि हर रोज़ बेशुमार जो मर्द व ख़वातीन हैं वो आकर रहनुमाई भी हासिल कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक SIR का सवाल है, आपने देखा कि मोदी हुकूमत ने जिस तरह ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने बहुत ही मक्कारी के साथ, अय्यारी के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साजबाज करते हुए, हेरा फेरी करते हुए SIR करवाया, जिसका नतीजा आप देखेंगे कि बिहार में RJD को शिकस्त हुई और BJP और उसके इत्तेहादियों को कामयाबी मिली है। और वहाँ पर 66 लाख लोगों के नाम SIR का बहाना बनाते हुए हज़फ कर दिए गए। उसी तरह अगर आप मगरबी बंगाल की बात करते हैं तो मगरबी बंगाल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 99 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए SIR के बहाने। और आपने देखा कि वहाँ पर BJP को कामयाबी मिली। अब आप BJP कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आपने देखा कि इवन BJP अपोजिशन उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी जो है उसे भी मुस्तरद करवा सकती है, रिजेक्ट करवा सकती है। और इसकी बदतरीन मिसाल आप देखेंगे, ताज़ा तरीन मिसाल आप देखेंगे कि मीनाक्षी नटराजन
नटराजन है, जिनसे मध्य प्रदेश से नामजद किया गया है राज्यसभा के लिए, लेकिन उनका पर्चे नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस में खुद बीजेपी कायदीन विजय वर्गीय जो हैं वो और उनके साथियों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस में खुद बीजेपी के जासूस छुपे हुए हैं और मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो अनासिर तेलंगाना में काम कर रहे थे उन्होंने बीजेपी को अलर्ट किया। बीजेपी को हैदराबाद में चल रहे एक मुकदमे के बारे में जिसका जिक्र मीनाक्षी नटराजन ने नहीं किया था, क्योंकि वो फौजदारी मुकदमा नहीं था और वो मुकदमा इंतहाई कमज़ोर है और उसका कोई हलफनामे से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चे नामजदगी है उसे मुस्तरद किया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी ने कहा है, बीजेपी के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जमहूरियत मर गई है, जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है और बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी का भी पर्चे नामजदगी यानी वो कर सकती, रद्द करवा सकती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। लेकिन उससे ख़तरनाक बात तो कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के बारे में जैसा बीजेपी कायदीन कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन की मुखबिरी हैदराबाद से तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने की है और वो भी आम कायदीन ने बल्कि हुकूमत के ज़िम्मेदार कायदीन ने की है। तो अब वो ज़िम्मेदार कायद कौन है, ये सोचने वाली बात है। तो आप अंदाज़ा कीजिए। वैसे भी हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में आपको बता दें कि किस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुलेआम इशारों में दावत दी थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा था कि आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आपकी जो सोच है उस मुकाम तक पहुंचने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो हमसे मिल जाओ। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने रेवंत रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की दावत नहीं दी। और अगर रेवंत रेड्डी के साथ इस तरह किया जा रहा है तो फिर जिस तरह बीजेपी कायदीन कह रहे हैं कि जासूसों को छोड़ दिया गया है तेलंगाना कांग्रेस में, तो फिर इसमें कोई गलत बात भी दिखाई नहीं देती। तो बहरहाल नाज़रीन, रेवंत रेड्डी का जहाँ तक सवाल है उनके बारे में ये भी खबर आई है कि रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के हवाले से ये कहा था कि उन्होंने हिटलर से मुतासिर होकर हाइड्रा का नाम दिया है। तो उसके बाद आपको बता दूं कि एक सियासी हलचल पैदा हो गई और उस हलचल में आपने देखा कि कांग्रेस की जो क़यादत है, आला क़यादत है कुलीन कांग्रेस कमेटी की, उसने रेवंत रेड्डी पर एतराज़ किया है और कहा है कि उस रेवंत रेड्डी के उस रिमार्क पर हाईकमान नाराज़ हो गई है और आइंदा एहतियात करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया गया है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं और हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कैसे यानी पॉलिटिक्स कितनी गंदी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेसी कायदीन गद्दारी कर रहे हैं अपनी ही क़यादत के ख़िलाफ़, अपनी ही उम्मीदवार के ख़िलाफ़। और ये भी देखें कि किस तरह मीनाक्षी नटराजन को रोकने के लिए बीजेपी ने इंतज़ामात किए हैं। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक GHMC का सवाल है, और आपको बता दूं कि जो बारिश हुई है कल 1.5 घंटे की बारिश में आपने देखा कि 2 नौजवानों की मौत हो गई बरक़ी शॉक लगने से। और ये भी कहा जा रहा है कि नौजवानों के साथ हुकूमत क्या करती है, क्या इन्हें 1 करोड़ एक्सग्रेशिया अदा किया जाता है, क्या इनके एक रुकने ख़ानदान को सरकारी मुलाजिमत दी जा सकती है, क्या इनके को एक डबल बेडरूम का मकान दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अवामी नुमाइंदे इन्हें ये नहीं दिला सकते तो समझिए कि उनकी क़यादत किसी काम की नहीं है या उनकी लीडरी जो है वो किसी काम की नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे कि गरीब ख़ानदान के लड़के, आप बारिश होती है वो ऑटो में से निकल कर नीचे उतरना चाहते हैं, बारिश में पाँव रखते हैं, और तो आप देखेंगे ये ज़फ़र नामी 25 साल नौजवान वहीं पर फौत हो जाता है, जबकि अबू जिसकी उम्र 16 साल बताई गई है वो अस्पताल ले जाने के दौरान, इलाज के दौरान कहा जाता है कि फौत हो जाता है। तो अब ये अवामी नुमाइंदों का काम बनता है कि वो उस घर के ये जो दो ख़ानदान एक बहुत ही बड़े गम से, बड़े हिसाने से दो चार हुए हैं, उनकी मदद के लिए आ गया है और ख़ास तौर पर इन ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात दिलाएँ, उनके इन ख़ानदानों के एक रुकन को सरकारी मुलाजिमतें दिलाएँ और कम से कम 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया तो भी दिलाना चाहिए। तो बहरहाल अब हम GHMC की बात कर रहे थे, मंडी से बल्दिया हैदराबाद की बात कर रहे थे। तो आपको बता दूं कि मंडी से बल्दिया हैदराबाद ने बारिश के पेश नज़र हाई अलर्ट कर दिया है और शहर और अतराफ अकनाम में कम से कम 377 यानी 377 खस्ता हाल इमारतों की निशानदही की है। और आपको ये बता दूं कि मानसून सीज़न के दौरान
सेलर्स की नई खुदवाई पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर इंतबा भी दिया गया है। तो ऐसे में आप देखेंगे बारिश के मौसम में और ख़ास तौर पर मानसून के बाद जो बारिश होती है बहुत ही भयानक होती है। 1.5 घंटे की बारिश ने हुकूमत के इक़दामात की, मानसून की जो तैयारियों के बारे में हुकूमत के जो बयानात आ रहे थे उनकी खलई खोल कर रख दी है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आवाम को एहतियात भी बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पर बारिश के मौके पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।